नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आज की बात में। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को फिर टेंशन में डाल दिया। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि आज की रात दुनिया की एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। वो ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन ये होगा। ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए भारतीय वक्त के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे तक का वक्त दिया है। इसलिए ट्रंप ने आज कहा कि अब कोई डेडलाइन नहीं बढ़ेगी, अब फैसला ईरान को करना है। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिकी फोर्सेस ईरान को स्टोन एज मतलब पाषाण काल में पहुंचा देंगी। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ ना कोई डील होगी, ना कोई बात होगी, ना सीजफायर होगा, ना सरेंडर। जंग जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के तमाम देश अंधेरे में डूब जाएंगे। ईरान भी अमेरिका की मदद करने वाले देशों के पावर स्टेशंस, उनके तेल और गैस के ठिकानों को निशाना बनाएगा। अगर अमेरिका ने गलती की तो पूरी दुनिया बूंद बूंद तेल के लिए सालों तक तरसेगी। ईरान और अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान में भारत के दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वो अगले 48 घंटों तक कहीं मूव ना करें और पावर प्लांट्स और ब्रिजेस से दूर रहें, हाईवे पर सफर ना करें, जहां हैं वहीं रहें। ट्रंप की सनक और ईरान के तेवर दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। अगर ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल कर लिया तो ईरान क्या करेगा, इससे दुनिया पर क्या असर होगा, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि आज ग्राउंड पर हालात क्या हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले इजरायल और अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के नॉर्थ में ईस्ट अजरबैजान सूबे से लेकर साउथ में खुजेस्तान सूबे तक जबरदस्त बमबारी की गई। ईस्ट अजरबैजान प्रोविंस के मिनाया और हैशट्रैट में रेलवे स्टेशंस, रेलवे लाइंस और रेलवे ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप यह सब समझने के लिए तैयार नहीं है। आज उन्होंने एक बार फिर ईरान को धमकी दी। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने लिखा कि आज रात एक पूरी सभ्यता का खात्मा होने वाला है और वो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगी। ट्रंप ने लिखा कि वो ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब यही होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता बदल चुकी है, तो शायद अब कम कट्टरपंथी लोग कोई चमत्कारी फैसला ले लें और ईरानी सभ्यता बच जाए, वरना ईरान में पिछले 47 साल से चला आ रहा मौत, भ्रष्टाचार और वसूली का खेल अब खत्म हो जाएगा। इससे दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ेगा। कल क्या होगा यह सुबह 5:30 बजे पता चल जाएगा। ट्रंप ने सुबह 5:30 बजे का वक्त इसलिए कहा क्योंकि ईरान को दी गई उनकी डेडलाइन उसी वक्त खत्म होगी। It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके ईरान इसका आर्थिक फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अमेरिका अपनी पावर से उसको तहस नहस कर सकता है। ईरान के लिए अच्छा होगा कि वो आतंकवाद और पड़ोसियों को धमकाने का रास्ता छोड़ दे, अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दे और अपनी आर्थिक तरक्की का रास्ता खोले, वरना ईरान में अभी और तबाही होगी। लेकिन अमेरिका की इस तरह की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ईरान के आम लोग अपने देश के पुलों और पावर प्लांट्स के पास इकट्ठे होकर ह्यूमन चेन बना रहे हैं। खुजेस्तान के डेज पुल में, दुनिया के सबसे पुराने फंक्शनल पुल पर, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर ईरान के झंडे लहराते नजर आए। यह पुल सासनिद साम्राज्य के शाह ने 255 ईस्वी में बनवाया था। ईरान अमेरिका जंग का फिलहाल भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। ऑयल और गैस की सप्लाई नॉर्मल है। एलपीजी सिलेंडर मिलने में माइग्रेंट लेबर्स को जो दिक्कत आ रही थी, सरकार ने आज उसे भी दूर करने की कोशिश की। अब गैस एजेंसीज में 5-5 किलो के छोटे सिलेंडर उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके पास अपने गैस के कनेक्शंस नहीं हैं और उनको ब्लैक में ऊंचे दाम पर एलपीजी खरीदनी पड़ रही है। अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार पर करप्शन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा खुद मुश्किल में फंस गए हैं। असम पुलिस की एक टीम आज दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पहुंच गई। हालांकि पवन खेड़ा अपने घर पर नहीं थे, पता लगा है कि वो तेलंगाना में है। हिमंता की वाइफ रिनेकी भूया शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार थाने में एफआईआर करवाई है। इसके बाद असम पुलिस एक्टिव हो गई।
डीसीपी देवोजीत नाथ की अगुवाई में पुलिस की एक टीम दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पवन खेड़ा के घर पहुंची। चूंकि पवन खेड़ा घर पर नहीं थे, इसलिए पुलिस ने उनके स्टाफ से कुछ देर पूछताछ की, घर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए और वापस चली गई। असम पुलिस ने दावा किया कि उसे पवन खेड़ा के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं और वो जहां भी होंगे उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। A case has been registered in Crime Branch Police Station Guwahati and we wanted Mr. Pawan Khera in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज का दिन ही खराब था। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमकर खरी खोटी सुनाई, उसके बाद अमित शाह ने निशाना लगाया। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को लेकर दो विवादित बयान दिए थे। पहले उन्होंने असम में बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की और कहा कि ऐसा सांप जहां भी दिखे उसे मार देना चाहिए। फिर केरल में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, केरल के पढ़े लिखे लोग मोदी और बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। आज अमित शाह ने खड़गे की दोनों बातों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे महापुरुष पैदा हुए, उनका अनपढ़ कहकर अपमान किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में बैठकर फिर से बोले। अब आपको बंगाल की बात बताते हैं। बंगाल में एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आज मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक सियासी तापमान चढ़ा रहा। एसआईआर में बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख लोगों के नाम कट गए। इससे ममता बनर्जी बहुत नाराज है। उन्होंने आज इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर जानबूझकर मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे। बनगांव की रैली में ममता ने मुसलमानों से कहा कि घबराएं ना, वो एक भी वोट कटने नहीं देंगी, ना ही बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर बनने देंगी। ওই 60 লক্ষ যেটা লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি করে বাদ দিয়েছিল, তার মধ্যে আমি কোর্টে কেস করেছিলাম বলে 32 লক্ষ লোকের নাম উঠেছে। বাদ বাকিটাও আমরা ট্রাইব্যুনালে যাব এবং তুলবো যাদেরটা বাদ আছে। लेकिन बीजेपी के नेता बार बार एसआईआर और घुसपैठियों की बात करके ममता बनर्जी के गुस्से को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने एसआईआर से आगे का स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि जो बिहार में हुआ वो बंगाल में होगा। अभी सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं, इसके बाद इन लोगों के राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी दस्तावेज भी रद्द होंगे। इसके बाद इन लोगों को सरकारी स्कीम्स का फायदा मिलना भी बंद होगा। बिहार ने एसआईआर को किया और एसआईआर से स्पष्ट दिखता है कि जो घुसपैठी है उसको बाहर करना है। हमने अभी तक 22 लाख लोगों का नाम भी काटा। वोटर लिस्ट की लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्टी का बंगाल मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने बंगाल में महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, हर बच्चे को पीजी तक फ्री एजुकेशन, किसानों को हर साल 15,000 रुपए, बंगाल के सभी लोगों को 10 लाख का हेल्थ कवर और किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसे तमाम वादे किए। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद खड़गे ने कहा कि कांग्रेस बंगाल में विकास चाहती है, लेकिन बीजेपी सत्ता के लालच में बंगाल के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। इसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। बंगाल में इस बार मुसलमान वोट की लड़ाई बहुत टफ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर जैसे इलाकों में कांग्रेस ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। 51% मुसलमान वोट वाले मालदा में टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई मौसम नूर के लिए बड़ी चुनौती है। मौसम नूर मालतीपुर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। वो भी एसआईआर को मुद्दा बना रही हैं। मौसम नूर ने कहा कि अगर जेन्युइन वोटर्स ऐड करने के लिए चुनाव टालना भी पड़े तो टाल देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव को पोलराइज करना है। चुनाव बंगाल में हो रहा है, लेकिन इसकी हलचल पूरे देश में है। दिल्ली और मुंबई से बंगाल जाने वाली ट्रेनें फुल चल रही हैं। स्लीपर और थर्ड एसी में लंबी वेटिंग है। लोग वोट डालने के लिए बंगाल की ओर निकल पड़े। दिल्ली से हावड़ा और सियालदह जाने वाली सभी ट्रेन 29 अप्रैल तक फुल हो गई। जनरल बोगी भी खचाखच भरी हैं। फ्लाइट्स का किराया भी आसमान छू रहा है। पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले 22 अप्रैल और वोटिंग के दिन 23 अप्रैल को फ्लाइट्स टिकट की कीमत अभी से 37,000 रुपए तक जा पहुंची है। अगले हफ्ते अंबेडकर जयंती से पहले आज यूपी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर बाबा साहेब आंबेडकर की 10 स्मारकों का कायाकल्प किया जाएगा।
हर स्मारक के विकास में 10 लाख रुपए खर्च होंगे।